ग्वालियर के साहित्यिक जगत को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मुझे यहाँ की काव्य धारा जो है सदैव प्रभावित करती है। जब मैं 1952 में यहाँ आया तो मुझे सबसे पहली भेंट मेरी हुई जगन्नाथ प्रसाद दवे से। मैं उन्हें एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित करने गया था और पत्रकार शाम को बहुत व्यस्त रहता है, ये बताने में उनको 1 घंटा लगा और मैं उनका प्रवचन सुनता रहा। बिल्कुल नहीं उब रहा था, वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ज्ञान के कोश हैं। इसके बाद वीरेंद्र मिश्र, आनंद मिश्र, राम कुमार चतुर्वेदी चंचल, इनको मैंने विशेष रूप से सुना और उसके बाद धीरे धीरे इस काव्य धारा के वजह से मैं भी काफ़ी ठीक ठाक कवि बनने लगा। और मुझे ग्वालियर को मूलतः कविता की भूमि ही मानता हूँ, क्योंकि तुलसीदास जी से पहले एक यहाँ विष्णुदास एक कवि हुए, उन्होंने रामायण और महाभारत दोनों पर काव्य लिखे। और ये तोमर वंश की बात है, तोमर वंशी जो डोंगर सिंह या कुछ नाम का, तो उनके दरबार में थे। और वो आश्चर्य की बात ये है कि वो सबके सब दोहा चौपाई के रूप में ही प्रस्तुत हुए। और बाद में आपको आश्चर्य होगा कि करीब 150 वर्ष बाद रामायण आई। रामायण के आने के पहले, श्री रामचरितमानस के पहले एक और पुस्तक आ चुकी थी, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। लेकिन ग्वालियर में ये दोनों के दोनों, श्री रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, ये सब के सब रामायण और चौपाई में ही मूलतः लिखे गए थे। लेकिन जब वो इनकी खोज हुई विष्णुदास की, तो वो उनसे पहले लिख चुके थे। और यहाँ से ये समझिए कि ग्वालियर में काव्य धारा आरंभ हुई। आरंभ तो बहुत पहले हुई होगी, लेकिन पहले एक तरह से खड़ी बोली में या ब्रिज में कहिए या और किसी लोक भाषा में कहिए, लोक बोली में कहिए, तो वो इस तरह से यहाँ शुरुआत कुछ हुई थी। इसलिए मैं ग्वालियर के साहित्य को और खासकर काव्य साहित्य को मैं बहुत समृद्ध मानता हूँ। और मुझे लगता है कि सारे देश में उसका विशेष योगदान था और रहेगा। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ब्रज भाषा का यहाँ पर बाहुल्य था रचनाओं में। बाद में ये खड़ी बोली में परिवर्तित हुआ और आप खड़ी बोली का इसमें प्रभुत्व हो गया है। तो आप लालित्य की दृष्टि से और प्रभुत्व की दृष्टि से इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, खड़ी बोली का जो आरंभ हुआ, वो उसके बारे में बच्चन जी एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि खड़ी बोली जो है उसको चलना सिखाया किसने? मैथिली शरण गुप्त और दूसरे लोगों ने, आरंभ के लोग थे। उसमें लालित्य बिल्कुल नहीं था, वो खड़ापन ही था। और एक तरह से एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा यूँ समझिए सुस्तता तो थी। वो सरसता, वो लालित्य जो ब्रज में है वो उसमें कहीं नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे जैसे ये धाराएं आगे बढ़ी, खड़ी बोली का रथ आगे बढ़ा, तो उसमें निराला और सुवेंद्रानंद पंत महादेवी वर्मा के आने के बाद तो उसमें वो जो खड़ापन था, जो लालित्य का जो अभाव था, वो करीब करीब समाप्त हो गया। और बहुत अच्छी कविताएं, चाहे वो देशवादी हों चाहे छायावाद के प्रभाव में हों, लेकिन वो उन्होंने एक तरह से ब्रज की जो सरसता थी उसको, उस अभाव को खटकने नहीं दिया बाद में। और वो फिर समरस हो गई और उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जो खड़ापन था, जो खड़ी बोली का जो सुस्तता थी, जो लचपन था एक तरह से, वो खत्म हो गया। हिंदी अब राजभाषा से राष्ट्रभाषा के लिए उड़ान भरने को तैयार है।
क्या आपको लगता है कि ये केवल साहित्य तक सीमित रह कर के इस काम को पूरा कर पाएगी, या इसको न्याय व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और यहाँ पर मातृभाषा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको अपनी भाषाओं की पुस्तकों के रूप में और ज्ञान के रूप में जाना चाहिए? वास्तविकता ये है कि हिंदी को कोई रोक नहीं पाया। अब आप देखिए कि हिंदी कहाँ से आरंभ हुई। वो एक आदमी था अजमेर का, खुसरो, उसने मुकर्रियाँ लिखी, वह आवे तब शादी हुए, उस दिन दूजा और न कोई, नीके लागे उसके बोल, क्योंकि सागन, क्यों सकी सागन नहीं सकी ढोल। तो ढोल मानो वो अपने साधन के बारे में कह रही है, लेकिन वो मुकर्रिया है ना, तो इसलिए कह दिया नहीं, वो ढोल की बात कर रही थी। वह जब वह हो गए तब शादी हो, उस दिन दूजा और न कुए, नीके लागे उसके बोल। तो माने हिंदी वहाँ से आरंभ हुई, और हिंदी ने काफ़ी कच्चा खाया। कच्चा इसलिए खाया क्योंकि मुगलों के ज़माने में फारसी को हम अपना अधिकृत भाषा हमारा बन गई। और आश्चर्य ये है और तकलीफ की बात ये है कि टोडरमल के प्रस्ताव पर यह ऐसा हुआ। तो सारा का सारा जो है फारसीकरण हो गया, लेकिन फारसीकरण वो पूरी तरह इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के जो लोग भाषा थी, यहाँ के आदमी जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसका संमिश्रण नहीं हुआ, तो उर्दू उस तरह से विकसित हो गई। लेकिन उसका प्रभाव ये है कि जब मैं कक्षा 1 या 2 का था, या ओलम कहते थे जैसे मैंने आरंभिक को, तो मैं वहाँ पर हमारे गांव में कौन से दर्जे में हो तुम, कक्षा या क्लास या इस तरह का कोई शब्द नहीं हुआ। हम टोपी लगाते थे, बाद में वो लगा के वो टोपी तो भले वो गांधी कैप हो गई हो या नेहरू कैप हो गई हो, लेकिन वो प्रभाव मुगलों का ही था। और हमारे स्कूल को पाठशाला या विद्यालय नहीं कहते थे, हमारे गांव के स्कूल को मदरसा कहते थे। तो इसके माने ये है कि भारी प्रभाव पड़ा, लेकिन उस संघर्ष के बाद भी हिंदी जीवित रही। और कैसे घनघोर आश्चर्य की बात यह है कि फारसी जो है मराठी रियासत के ज़माने में भी फारसी ही चलती रही। तो यहाँ के जो साहित्यकार थे, हमारे राजकिशोर जी को खूब पता है, अच्छी तरह पता है, वो गए, उन्होंने कहा कि नहीं साहब फारसी चलने दीजिए, लेकिन ये लिपि जो है उर्दू के बजाय या फारसी लिपि के बजाय आप थोड़ा सा देवनागरी लिपि कर दीजिए तो क्या हद है। तो दरबार से प्रार्थना की, यानी सिंधिया दरबार से प्रार्थना की, तो हाँ ठीक है। और वो बलवंत भैया थे, उनके परिवार के ही थे, वो मिनिस्टर के स्तर के व्यक्ति थे। तो हाँ, तो 1902 में वो जो फारसी और उर्दू का जो प्रचलन था वो उसकी लिप्यांतर हो गया और मैंने देवनागरी लिपि में आ गई। और फिर देवनागरी लिपि ने ऐसा सिक्का जमाया कि धीरे धीरे वो पूरी तरह उसका हिंदीकरण हो गया। और मध्य प्रदेश में जब देश आज़ाद हुआ ही था तो हिंदी का बड़ा ज़बरदस्त काम चला, भारी, यानी इतना काम चला कि वो रेवेन्यू या मालगुजारी या जैसे राजस्व कहते हैं उसके सारे के सारे अनुमान हो गए। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। सारा देश जो है हिंदी बोलता है, समझता है, लेकिन तमाम बातें समस्याएं हैं। अब उसकी समस्याओं की चर्चा क्या करने ज़्यादा संक्षेप में कहें तो ये है कि एक तो अंग्रेजी का वर्चस्व जो है अभी भी बना हुआ है। अंग्रेजी बोल कर लोग अपने आप को पढ़ा लिखा घोषित करते हैं, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो दक्षिण में जबरदस्ती है हिंदी थोपने का प्रयास हो रहा है, लेकिन दक्षिण के लोग सर्वाधिक हिंदी सीख रहे हैं, तो इसलिए अब कोई मान नहीं सकता, कोई अब हिंदी का रस रोकेगा नहीं, वो तो बढ़ता ही चला जाएगा। टाइम ज़्यादा लग सकता है। हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें भी बड़ी गड़बड़ है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जो हम अपनी दम पर हिंदी को स्थापित करना चाहते हैं, और इक्के दुक्के लोग तो अपने निर्णय जो है वो
हिंदी में ही लिखने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले यानी कैसे अजीब बात है कि पहले पीएचडी अंग्रेजी में ही स्वीकार होती थी। अगर किसी ने शोधकार किया, किसी विद्वान ने या शोधार्थी ने, वो अंग्रेजी में ही स्वीकार होती थी। इसके लिए वैदिक को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो संथन में इसकी चर्चा हुई, तब कहीं ये हुआ कि नहीं अब हिंदी में भी स्वीकार कर लिया था। तो बहुत समस्याएं हैं, लेकिन हिंदी का रथ जो है चल रहा है और उसे कोई रोक नहीं सकता। आप प्रेमचंद सृजन पीठ के निदेशक रहे हैं। कथा के क्षेत्र में अपने मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर कथाकारों को काफ़ी प्रोत्साहित भी किया है और कथा जैसी विधा को नई ऊंचाइयाँ देने में आपने काफ़ी काम किया है। आपको ग्वालियर से कथाकारों के रूप में या मध्य प्रदेश से कथाकारों के रूप में जो भी नाम ठीक लगते हों उनको बताएं, जो आगे इस दिशा में और अच्छा काम कर सकते हैं। हिंदी में हिंदी कहानी जो है वो ठीक ही ठीक रही यहाँ। एक्चुअली वो कविता का ही कब्जा ज़्यादा रहा। अब ये जरूर है कि कुछ लोग आ गए हैं, तो अब उसमें मालवी जोशी का नाम है, आप महमूद परवेज का नाम आप ले सकते हैं। इधर कुछ लोग और हैं जिनको नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो हैं। अभी क्या हुआ कि एकाएक ऐसा लगा कि जैसे अब अंग्रेजी अब कविता से ज़्यादा बढ़कर के कहानी अपना दावा ठोक रही है। तो उसमें क्या हुआ है कि तमाम कहानीकार आए और सबकी कहानी या उपन्यास जो है प्रकट होने लगे, उनकी चर्चा भी होने लगी। उसमें एक सुबोध चतुर्वेदी का नाम भी है, महिला है, नाम उनका वैसे रहता है, सुबोध चतुर्वेदी है। इधर आपका कुंदा जोगलेकर का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इस समय बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जिन पर गर्व किया जा सकता है, गौरव किया जा सकता है। उपन्यास भी ठोके गए, आ रहे हैं उपन्यास आ रहे हैं। तो कहना चाहिए कि हमारे जो राजकिशोर वाजपेयी जी का बैठे हुए, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने तो दो समानांतर रेखाएं चला दी, चर्चा भी चल रही है और उसी के मुकाबले अपनी कहानियां भी लिख रहे हैं और वो सब दृष्टियों से सफल जा रही है। तो काफ़ी काम हो रहा है और हिंदी कहानी जो है पहले से बहुत आगे बढ़ी है। मुझे याद नहीं रहता है, तमाम लोगों के नाम मैं बता दूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत आनंदित हूँ कि हिंदी का काम काफ़ी आगे बढ़ा है। ग्वालियर के कलमकारों के लिए आपका संदेश क्या है? वो संदेश तो मेरा एक तरह से परंपरागत ही है। अपना सोचना ये है कि भैया साहित्य का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो तो मात्र वंदना ही होना चाहिए। क्योंकि मैं वाल्मीकि से बड़ा प्रभावित हुआ। वाल्मीकि जो है उनका मैंने सुन रखा है, एक श्लोक सुन रखा है और उसमें लक्ष्मण जी कहते हैं ये सोने की लंका है, अभी स्वर्णमयी लंका। तो आप अब अपन को क्या करना है, रावण तो मर ही गया, अपन यहीं रहे ना। उस समय रामचंद्र जी कहते हैं जननी स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस जननी की और जन्मभूमि की अपन को ये स्वर्ग के समान है, हमें इसकी तो सेवा करनी है। तो मुझे वो जो हमारे मूल आदि कवि का जो संदेश है, मुझे लगता है कि हमारी सारी लेखनी जो है वो जन्मभूमि की जो माता सदस्य है उसकी सेवा में ही अर्पित होना चाहिए। हम जो भी लिखें वो मातृभूमि की वंदना में लिखें, इस मातृभूमि में रहने वाले लोगों की वंदना में लिखें। उनके एक केरल के एक बड़े ज्ञानपीठ जिनको पहला पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ का शंकर कुरुप, यही नाम था। हाँ, उन्होंने ये कहा कि
जब तक अज्ञान है हमारे 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 देशवासियों में, तब तक उन्हीं की सेवा में अपनी लेखनी चलाइए ना, उन्हीं को आगे खड़ा कीजिए ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, वो ऋषि हो गया। तो इस तरह का मेरा भाव ये रहता है। ये ऐसी कल्पनाएं, ये ठीक है कि सौंदर्य बोध भी हो, ये भी हो, वो भी हो, व्यापक दृष्टि हो, सब कुछ हो, लेकिन हम अपने राष्ट्रभूमि से, राष्ट्रवंदना से अपने आप को दूर नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। मेरा तो यही था। इसलिए क्या है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर पाया, मेरा जो उपन्यास है वो भी पूरी तरह से उसी तरह का है। तो जो आपने राष्ट्रीय पैगाजे हैं वो पहले, बात की बात है बाद में। तो राष्ट्र के सामने जो चुनौतियाँ हैं उनका समाधान खोजा जाना चाहिए। जो रचनात्मक दृष्टि से खोजते हैं उनका भी वंदन, जो राजनीतिक दृष्टि से खोजते हैं उनको खोजते हैं उनका भी वंदन। यानी राष्ट्र के लिए अर्पित होकर हम काम करें, तब काम बनेगा, तब कुछ हम संतुष्ट होंगे और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। नमस्कार। हमने आपका काम कर दिया।